हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट। हम क्या कर रहे हैं? 14th जेपीएससी जिसकी टेंटेटिव डेट है 8 मार्च। 8 मार्च को जिसकी टेंटेटिव डेट है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है लेकिन टेंटेटिव डेट यही है। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि एग्जाम इसी दिन हो। क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम एक अर्ली स्टार्ट भी इसको कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन आने से पहले हम एक कुछ बेसिक काम कर ले रहे हैं। उसमें सबसे जरूरी काम है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चन होते हैं सीधे सीधे, 30 मार्क्स। और ये बहुत हाई स्कोरिंग भी है, बहुत लो स्कोरिंग। मतलब गड़बड़ पढ़ लिया तो बहुत लो स्कोरिंग है, सारा कुछ नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन थोड़ा ढंग से पढ़ लिया, क्योंकि बहुत वास्ट है, इसलिए थोड़ा सा एक सिलेक्टेड वे में पढ़ लिया और बार बार पढ़ लिया तो इंपॉर्टेंट टाइप की चीजें पढ़ ली तो ये हो जाएगा। तो उस ऑर्डर में हमने क्या किया था कि करंट अफेयर्स के टॉपिक को जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025, ये 12 महीने का हो गया, 12 मंथ का। इसके इन टॉपिक्स को हमने 16 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया था। इसमें मैंने आपको बताया था ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं। बाकी सब आधे-आधे घंटे के, एक-एक, 2-2 वीडियो के, एक-एक वीडियो के भी टॉपिक नहीं है, ठीक? मतलब एक वीडियो में 40 मिनट के 2 टॉपिक हो जाएँगे। तो फिर 10-12 वीडियो में हमारा ये टारगेट है कि इसको खत्म करना। उसमें हमने क्या किया था, मेजर नेशनल इवेंट ऑफ द ईयर 2025 के हमने कंप्लीट कर लिया। इसके 1 से लेके 6 तक के वीडियो ये हमारे चैनल पे अवेलेबल, जाके देखिए इसको, ठीक है? 1 से लेके 6 तक में हमने जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के जितने भी करंट अफेयर जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वो हमने कर लिए। बाकी आपको जितने इंपॉर्टेंट लगे वो करते रहिए, ठीक? जैसे ये 1 से 6 वीडियो है, 1-1 घंटे के हैं, 1 आवर 10 मिनट्स के ऑन एन एवरेज वीडियो, ठीक? अब आप ये टोटल मिला के हो गए 6 घंटे और 10 मिनट के। आप चाहें तो इसको 600 घंटे में भी नहीं खत्म कर सकते। मतलब 600 घंटे भी पढ़ना चाहें तो भी आप गारंटी नहीं कि 15 में से 3-4 क्वेश्चन जो नेशनल इवेंट के आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन, वो आप इन 600 घंटे में से भी कर लें, गारंटी नहीं है। नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता। हमने क्या किया, सॉर्ट आउट किया, रिस्क लिया। अब आपको रिस्क लेना है तो लीजिए, वरना आप फ्री हैं। पूरे यूट्यूब पे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि धरती पे आप सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी बन सकते हैं। विकिपीडिया पढ़ा हुआ है, तमाम तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कुछ दिन भर आप पढ़ते रहिए, ठीक है? पूरे रिसर्च मोड में भी करते रहिए। लेकिन जिनको जल्दी से नौकरी पाना, मतलब आराम से नौकरी मिल जाए, आगे बढ़ जाए लाइफ में, वो तो छोटी तो मतलब ऐसे ही तैयारी करें कि 6-7 घंटे में खत्म कर दिए। अभी 6 घंटे भी ज्यादा है। बहुत बच्चे कहेंगे भैया 3 घंटे में खत्म करके दो, लेकिन वो हमसे नहीं हो पाया। जहाँ 3 घंटे में खत्म हो जाए वहां पढ़िए, जो 600 घंटे में खत्म हो जाए वहां भी पढ़िए आप। और हमने 6 घंटे में खत्म किया, आप हमसे पढ़िए। एक टीचर आप पकड़ लीजिए, हैव फेथ इन योर टीचर, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। यूट्यूब पे मैं टीचर तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको, एक को आप पकड़िए, ठीक है? तभी नौकरी हो पाएगी, वरना भगते रहेंगे इधर-उधर, अरे ये खराब पढ़ा रहा है, इसकी आवाज़ नहीं अच्छी, इसकी शक्ल नहीं अच्छी है। कम से कम मेरी शक्ल नहीं दिख रही है आपको, तो आवाज़ ही है जो भी है। तो हमने क्या किया था, मेजर नेशनल इवेंट को हमने कर लिया था। क्या कर लिया था बच्चों? कंप्लीट कर लिया था 1 से 6 तक की वीडियो। अब हम इंटरनेशनल इवेंट करने जा रहे हैं। इसके 3 वीडियो होंगे, 7, 8 और 9। ये जो मार्किंग वीडियो होगी ये 7, 8, 9 करके होगी या 1, 2, 3 करके होगी, जो भी होगी वो एडमिन डिसाइड करेंगे हमारे। तो पर 3 वीडियो में ये खत्म करने की कोशिश करेंगे, मेजर नेशनल इवेंट, ठीक? फिर मेजर इकोनॉमिक इवेंट और यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसको एक क्लब करके हम एक वीडियो लाएंगे जब बजट आ जाएगा तब, ठीक है? तो इसको छोड़ते हुए चलेंगे, उसके बाद हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी करेंगे। अभी इसको छोड़ते हुए चलेंगे, फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी करेंगे, फिर मेजर इंडिसेस करेंगे और इधर के टॉपिक्स करेंगे, ठीक है? तो हम ज्यादा बात करते हुए नहीं आगे बढ़ते, फिर से वही 99 रुपीज का एमसीक्यू है, 15 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। ये प्रीलिम्स के 15 एमसीक्यू आपको मिलेंगे मात्र 99 रुपए, ठीक? विद डिटेल सॉल्यूशन, ठीक? मतलब एमसीक्यू कर लिए, करंट अफेयर्स कर लिया और पीवाईक्यू कर लिया। पीवाईक्यू के भी मैं 4 साल के जो पिछले 4 साल के पीवाईक्यू हैं उनको भी मैं लेकर आऊंगा। तो ये कर लिया और एमसीक्यू कर लिया। 70 to 80% आपको पता है कहानी। और पहले आपने तैयारी कर रखी है मान लिया, उनका तो 90% तक हो गया। इतने में से ही घुमा फिरा के पूछ लो, ठीक? बिलीफ रखना है आपको अपने ऊपर, अपने टीचर के ऊपर, अपने यूट्यूब जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन टीचर के ऊपर, क्लास के टीचर, सबके ऊपर बिलीव करना, ठीक? आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल अफेयर्स, ये होगा जनवरी 2025 से दिसंबर 2025, 12 महीने का क्या है ये इंटरनेशनल इवेंट है। यानी कि इसमें वो खबरें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी, इंपॉर्टेंट रही और इंडिया को किसी तरीके से इफेक्ट कर रही है, या इंडिया उसमें रोल कर रहा है, या इंडिया से रिलेटेड है, फायदा नुकसान हो रहा है, तो वो न्यूज़ जो है इसमें ली गई है, ठीक है? पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़, एक सेकंड जरा सा पेन से लेना, ठीक है? पहली न्यूज़ है कि स्वीडन होस्टेड द काउंसिल मीटिंग ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस
IDEA which was chaired by the India's Chief Election Commissioner ज्ञानेश कुमार। अब इसलिए खबर बन जाती है इंपॉर्टेंट कि एक तो इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया था और दूसरा इसकी चेयर भी किसने की थी, इसके चेयरमैन भी कौन थे, इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो ज्ञानेश कुमार है, इसीलिए IDEA इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसको ज्ञानेश कुमार जी चेयर ना करते या सिर्फ मेंबर भी होते तो भी उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं होती, लेकिन चूंकि इसको चेयर किया है, इसको इसके चेयरमैन है, इसकी अध्यक्षता की है, इसीलिए न्यूज क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये एग्जाम में आपको न्यूज याद रहे, मतलब नाम याद रहे या ना रहे, IDEA की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ये क्या करती है, ये सब मतलब नहीं रखना, लेकिन ऐसा कुछ हाँ गया कि पूछे कि इसमें चेयरमैन कौन थे, तो आपको बताना ज्ञानेश, कुछ भी हो आपको अब टिक लगा कहना है कि ज्ञानेश कुमार उसके चेयरमैन थे। इंटरनेशनल स्तर पे कोई इलेक्शन से रिलेटेड कुछ हुआ था तो उसके चेयरमैन कौन थे, ज्ञानेश कुमार, भले हो ना हो, लेकिन आपको अब टिक करके यही आना है, गेस वर्क ऐसे ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम के टाइम ये न्यूज याद नहीं रहेगी। अभी मैं अगली स्लाइड करूंगा, पिछली स्लाइड भूल जाएंगे कि क्या है, हमें बस हल्का सा सुन लेना है समाचार की तरह और एग्जाम में जाकर रिप्रोड्यूस कर देना है। हिंदी में वही न्यूज, स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान, जिसको IDEA बोल रहे हैं, के सदस्य देशों की परिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की। अब अध्यक्षता की थी इसलिए न्यूज इंपॉर्टेंट हो गया। अगली न्यूज क्या है, इंटरनेशनल अफेयर्स जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अगली खबर जो है वो क्या है, इंडिया को होस्टेड द सेकेंड वर्ल्ड सॉरी India co-hosted the second World Health Organization Global Summit on the Traditional Medicine in New Delhi in collaboration with the WHO। अब चूंकि फिर अगेन इसमें क्या हुआ कि को होस्ट किया है किस चीज को, सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल समिट, सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल समिट, वो भी किस पर, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्लोबल समिट थी, दूसरी ग्लोबल समिट थी, उसकी उसको इंडिया ने होस्ट किया नई दिल्ली में, किसके कोलैबोरेशन के साथ, WHO के साथ। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा वगैरह की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ग्लोबल समिट थी, वो दिल्ली में हुई थी, इंडिया ने इसको को होस्ट किया था, इसीलिए ये न्यूज क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, ओके, इसी न्यूज को जरा हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हिंदी में देख लेते हैं। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की, सिंपल से यही हिंदी में न्यूज है। पारंपरिक चिकित्सा यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो है अध्यक्षता किसने, को होस्ट किसने की, इंडिया ने की। ठीक, तो अब मैं एक काम ये भी कर रहा हूँ कि जो इसमें जो वैसे वर्ड है जो जीके में भी पूछ सकते हैं, मतलब स्टैटिक जीके में भी, उनको भी हमने एक साथ थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसमें चूंकि WHO है तो WHO का जरा बेसिक सा देख लेते हैं कि WHO क्या है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 7 अप्रैल को हुई थी, नहीं याद रखने की जरूरत है। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ज्यादातर 30% इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनीवा में होता है। तो अगर आपके पास गेस करना है तो जिनेवा इज अ गुड ऑप्शन। ठीक, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, जिसकी ये मेन, इसका मेन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, यूएन की एक पार्ट है ये। ठीक, ये करती क्या है, ग्लोबल, ये सब कुछ नहीं देखने का, पर हेल्थ से रिलेटेड कुछ देखती है। ठीक, इतना आइडिया बस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो ऑब्वियसली हेल्थ, डिजीज, उसका स्टैंडर्ड कंट्रोल, ये सब होगा, ये सब निबंध नहीं याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा में। स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ 1948 में। और किसका पेरेंट बॉडी, इसकी पेरेंट बॉडी क्या है, यूनाइटेड नेशंस। ओके, अगली न्यूज क्या है, Donald Trump proposed the formation of a core five. Donald Trump proposed the formation of a core five group comprising five major powers: the United States, China, Russia, Japan and India. डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया है कि C5 करके एक ग्रुप होना चाहिए, जिसके मेंबर होने चाहिए चाइना, रशिया, जापान और इंडिया। ये मेजर कंट्रीज हैं इस समय, दुनिया की मेजर कंट्रीज हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इन C5 का ग्रुप बना करके चाइना, रशिया, जापान और इंडिया, ये ग्रुप बना करके वर्ल्ड को रन करें, दुनिया को रन करें। तो इससे अब इसमें जियो पॉलिटिक्स हमको नहीं बनना है कि हमको जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनना कि C5 चला गया तो नेटो का क्या हो जाएगा, G20 का क्या हो जाएगा, नेटो तो ठीक है, वो सब नहीं सोचना कि नेटो का रिलेशन बिगड़ जाएगा, ये सब नहीं। बस हमको याद रखना C5 जैसी एक चीज है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया है, क्योंकि इंडिया उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए न्यूज क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, अगर ये बन गया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएन की भी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, यूएन की भी रेलेवेंस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वैसे भी यूएन मतलब नियर टू किसी काम का नहीं है, नियर टू यूजलेस है। ठीक है, तो ये बात हो, लेकिन ये सब जानना नहीं। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप ने 5 प्रमुख शक्तियों अमेरिका, चीन, रूस, जापान और भारत को शामिल करते हुए कोर 5 के समूह के गठन का प्रस्ताव रखा। ठीक, बस याद रखना C5 इंडिया,
इंडिया ऑब्वियसली है, इसलिए मैं पढ़ा ही रहा हूँ। अब इंडिया है तो यूएस, इंडिया है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, यूएसए तो होगा ही। चाइना ऑब्वियसली, यूएसए ना हो तो चाइना तो जरूर होगा, जापान होगा और रशिया होगा। एक बात खास देख रहा हूँ इसमें, यूरोप यूरोप का कोई देश नहीं है। एक मिनट फोन का, तो आगे बढ़ते हैं, फोन आ गया था मेरे। तो इन 5 शक्तियों के गठन का प्रस्ताव रखा है। तो ये न्यूज़ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। बाकी हम ऐसे नहीं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। आपको तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, आपको बस होनी चाहिए नौकरी मिल जाए। ठीक। अगली न्यूज़ क्या है? अ वर्ल्ड फर्स्ट सोशल मीडिया बैन हैज कम इनटू फोर्स इन ऑस्ट्रेलिया। बस इतना और कुछ नहीं। दुनिया का पहला, और बहुत कुछ लिखा होगा कि इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब नहीं याद रखना। सोशल मीडिया पे बैन किया गया है किसमें, और पहला बैन ऐसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। उसमें कहा गया कि 16 साल के कम उम्र के बच्चे जो है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया नहीं यूज करना। अब ध्यान दीजिए, अब पीसीएस के आप एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको हर चीज की इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। सोशल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ठीक है। इस पर डिबेट नहीं करनी कि बन बैन हो गया, नहीं बैन होना चाहिए, इस सब के न्यूज में नहीं पढ़ना चाहिए, इस सब के पचड़े में नहीं पढ़ना चाहिए। आपको फैक्ट याद रखना। क्या याद रखना? फैक्ट। ठीक, पता चले बैठ रहे हैं ट्विटर पे और समाचार सुन रहे हैं बैन हो गया ये, और कोई एक्सपर्ट, अब आपको पता ना हर दूसरा आदमी एक्सपर्ट है, तो वो कोई एक्सपर्ट आके ज्ञान दे रहा है, उसको आपको नहीं सुनना है। बस याद रखना ऑस्ट्रेलिया में बैन हो गया क्या, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया नहीं यूज करना। ठीक, पहला बैन हुआ। अभी हमको आगे पता चलेगा कहीं और भी बैन हुआ, लेकिन जो पहला बैन है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक। अगला, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू हो गया जिसके तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, लाखों बच्चों को ये सब बैन कर दिया गया। ठीक। अगली न्यूज क्या है? The Indian government has signed the Indian government has signed the Indian government has signed an 800 million loan agreement with Asian Development Bank for the development projects in Maharashtra, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ठीक, बहुत ऑब्वियसली न्यूज। $800 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया एशियन डेवलपमेंट बैंक से, महाराष्ट्र के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, गुजरात के लिए। याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसलिए ले लिया क्योंकि इसमें क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, इसलिए मुझे एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको पढ़ाना है। ठीक, न्यूज़ वो ली गई है जिसमें इंडिया इन्वॉल्व, या जिसमें कोई फैक्चुअल चीज चेक हो रही हो आपकी। ठीक, जीके चेक, स्टैटिक चेक हो रहा हो। तो चूंकि इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो एक बार सारे इस तरीके के जो वर्ल्ड टाइप के बैंक है, वर्ल्ड लेवल बैंक है, उनको देख लेते हैं। ये क्या है? वर्ल्ड लेवल बैंक है, वैश्विक स्तर का क्या है, बैंक। ठीक, इसको देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक देखेंगे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक देखेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक देखेंगे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को देखेंगे, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप को देखेंगे। ये डार्क नहीं हुआ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे। ठीक है, और इसमें देखेंगे वर्ल्ड बैंक एक्चुअली किसको कहते हैं। ये जो आईबीआरडी है और इसको, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। क्या कहते हैं? वर्ल्ड। ठीक, तो इसलिए ये न्यूज ली गई है क्योंकि इसमें कुछ चीजें स्टैटिक है, वो आप बता दिया जाए। ठीक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए मुझे याद नहीं, मुझे कभी याद नहीं होता, मुझे बस ये है कि कोई बता दे, एग्जाम तक मुझे याद रहे। बाकी मुझे लेना देना नहीं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में क्या हो रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कुछ नहीं। मेरा कोई जीरो इंटरेस्ट है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि एग्जाम में पूछा जाता है, वरना मुझे नहीं लेना देना कि किस बैंक को ब्रिक्स बैंक कहते हैं या किस बैंक को वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा शेयर किसका। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि भैया मुझे परीक्षा निकालनी है। बहुत आप जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो अलग बात है, वरना आपको भी इसी उद्देश्य से पढ़ना चाहिए कि भैया हमें कौन याद रखना चाहेगा यार, हेडक्वार्टर कहीं मनीला घूमने की जगह है कि हेडक्वार्टर याद करने की जगह है। पैसा कमाइए, घूमिए। ठीक, अगला पढ़ते हैं। ठीक है, उसी ऑर्डर में, एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश कब किया गया था? 1966 में। याद रखना जरूरी है, 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, रीजनल है लेकिन ऑब्वियसली वर्ल्ड लेवल पर। इसके 68 कंट्रीज हैं मेंबर्स, जो कि एशिया पैसिफिक और अदर रीजन के 68 इसके जो है मेंबर कंट्रीज हैं। ये इसका फंक्शन नहीं याद रखना आपको, लोन्स, और ऑब्वियसली बैंक है तो लोन तो देगा ही। ठीक, तो उसी ग्रांट भी देता है। ग्रांट किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पॉवर्टी के लिए, रिडक्शन के लिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लोन देता है और क्या देता है? ग्रांट देता है। तो इसी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है भारत को $800 मिलियन। कहाँ के डेवलपमेंट के लिए? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिखा है, क्या लिखा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करने के लिए किसने किसको लोन दिया? महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को और गुजरात को। वैसे लोन न्यूज इंपॉर्टेंट है नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया, लेकिन जो उसमें जानकारी है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला आता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, AIIB। इसकी स्टेब्लिशमेंट जरा रिसेंट में हुई है, 2016 में। 2016 सुनने में रिसेंट लगता है लेकिन 10 साल हो गए। ठीक, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? बीजिंग, चाइना में।
इसका हेडक्वार्टर मनीला में था, इसका फिलीपींस में, यानी कि इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। ये है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, 100+ कंट्रीज है। फंक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर नाम में ही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग करनी होती है एशियन। अगला अगला बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको क्या बोलते हैं, एनडीबी या ब्रिक्स बैंक। ये ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स बैंक के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उन्होंने बनाया। ये स्टेब्लिश हुआ था 2015। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। यानी दो बैंक का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में यानी चाइना में, और दूसरा ब्रिक्स बैंक का भी हेडक्वार्टर का है चाइना में। चाइना में कहा, शंघाई में। ठीक, फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया था, ब्रिक्स नेशंस ने, जो ब्रिक्स राष्ट्र ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अमेरिका, उन्होंने को क्या किया था, फाउंड किया था। ये कैसा है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लेवल बैंक, रीजनल बैंक, वो क्या है, डेवलपमेंट बैंक है। इकोनॉमिक्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ वगैरह में करते हैं। ठीक, फंक्शन इसका क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग करना। इंफ्रास्ट्रक्चर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये थोड़े से बड़े बैंक। इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टैब्लिश कब हुआ था, 1944 में, ये सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ, यानी कि आईएमएफ स्टैब्लिश हुआ 1944 में, एशियन डेवलपमेंट स्टैब्लिश हुआ 1966 में, एक डेवलपमेंट हुआ 2016 में, 2015 में, और एक बैंक डेवलप हुआ 2016 में। ठीक, कौन सा 2016 में डेवलप हुआ, एआईआईबी, एआईबी 2016 में, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स वाला 2015 में, एशियन डेवलपमेंट बैंक 2016 में, और आई 1944। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए, वॉशिंगटन डीसी यूएसए। ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ये टाइप है इसका। इसके 190 से ज्यादा मेंबर कंट्रीज है। फंक्शन इसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करेंसी कोऑपरेशन और इमरजेंसी लैंडिंग करता है। ठीक, आईएमएफ आपको याद होगा 1990 के जो अर्ली में आईएमएफ ने भारत को क्या किया था, लोन दिया था। ठीक, जब एलपीजी वाला रिफॉर्म आया था उससे रिलेटेड। ठीक, अगला जो इंपॉर्टेंट बैंक है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक 5 इंस्टीट्यूशन हैं। वर्ल्ड बैंक के 5, वर्ल्ड उसी को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसके 5 इंस्टीट्यूशन, आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये लोन्स टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी पुअर कंट्रीज को देता है। मिडिल इन ये आईबीआरडी क्या करता है, देख सकता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक, इसके 5 लोन इंस्टीट्यूशन है, इसके 5, 1 2 3 4 5। पहला है आईबीआरडी। ये क्या कर, इसका क्या नाम है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ये क्या करता है, मिडिल इनकम जो कंट्रीज है या क्रेडिट वर्दी है लेकिन पुअर है, उनको क्या देता है, सॉफ्ट लोन देता है, बहुत हल्के कर्ज और इंटरेस्ट क्या देता है, लोन देता है। अगला क्या है, आईडीए है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अगला क्या है, आईडीए है। अब आईबीआरडी और आईडीए को मिला के हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। इसी को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 है और उन पे 5 में से 2 को मिला लेते हैं तो क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक। ये सॉफ्ट लोन देता है और ग्रांट देता है पुअरेस्ट कंट्रीज को। ठीक, उसी तरीके से एक आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट करता है। उसी तरीके से एमआईजीए है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, ये इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस और रिस्क गारंटी लेता है। आईसीएसआईडी, ये मुझे भी नहीं याद है, आपको भी याद नहीं, बस याद रखना कि 5 इंस्टीट्यूशन। देखिए मैं क्लियर कट हूँ कि मैं पूरा याद नहीं है मुझे, मैं आपको ऐसे नहीं कि मैं मास्टर बन के आया हूँ और अकाबक बताया जा रहा हूँ और आप इंप्रेस हुए हैं कि सर को कैसे याद है। किसी सर्वर को याद वाद कुछ नहीं होता है। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि 5 इंस्टीट्यूशन से उसमें 2 जो है वर्ल्ड बैंक है। कौन कौन से, आईबीआरडी और आईडीए, ये मुझे याद है, आईबीआरडी आईडीए, आईबीआरडी और आईडीए। ठीक, ये याद करने की किसको जरूरत है यार, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ, फंसना नहीं है चीजों में। अगला क्या, इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर ईयर 2025 एंड 2025 टू 2029 टर्म के लिए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का क्या होगा, मेंबर। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता क्या है, कौन जाता है। ठीक, बस याद रखना है कि यूनेस्को का एक मेंबर बनी है इंडिया। भारत 2025 से 29 कार्यकाल के यूनेस्को की कार्यकारी परिषद का सदस्य पुनः चुना गया। बी आर अम्बेडकर बस्ट वॉज अनवील्ड एट द यूनेस्को हेडक्वार्टर्स इन पेरिस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे दिन यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में, जो कि कहाँ पर है, पेरिस में है। देखिए एक न्यूज एक आपका कंप्लीट हो गया, इसीलिए दोनों न्यूज एक साथ ली गई कि आपको हेडक्वार्टर पता चल जाएगा करंट अफेयर्स के बहाने। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, वहां पर बी आर अम्बेडकर साहब की क्या लगी, एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। एक न्यूज है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रेज बिट को क्या कर दिया, वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया। रेज बिट का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती इमोशनल उकसाना, गुस्सा दिलाना, इस टाइप, एक तरफा न्यूज दिखाना और कुछ ऐसी बातें करना।
तो रेज बेटिंग होती है। कुछ जानबूझ के ऐसे ही वुमेन के अगेंस्ट बोलना ताकि जो फेमिनिस्ट टाइप की औरतें उनको और गुस्सा आए, जब समझ लो सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए उनको इस तरीके की बातें करना, या बहुत जो कभी-कभी कुछ औरतें भी ऐसी हैं सोशल मीडिया को जानबूझ के ऐसे भाषा का उपयोग करें, जो कंजर्वेटिव मैन है उनको बुरा लगे, गुस्सा आए, इमोशनल रिस्पॉन्स मिले ताकि और ज़्यादा वो व्यू करें, ठीक? तो रेज बेट मतलब वही रेज रेज मतलब होता है क्रोध दिलाना, गुस्सा दिलाना, बेट मतलब होता है फँसाना। बेट मतलब होता है ना जैसे बकरा बलि का बकरा जो वो बोलते हैं, सॉरी बलि का बकरा तो दूसरा शब्द हो गया। बेट मतलब होता है जैसे वो मछली पकड़ने के लिए जो चारा डालते हैं उसको बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेट। ताकि उस चारे में आके मछली फँस जाए। तो वही रेज करके वेट करके क्या करना है, रेज दिलाना, क्रोध दिलाना, गुस्सा दिलाना, इमोशन से खेल करके व्यू लेना है, ठीक। अगली न्यूज क्या है, Sudan has granted Russia permission to establish a naval base on its territory, marking Russia's first naval base in Africa। चूंकि रशिया बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसमें इंडिया के इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन रशिया बहुत ज्यादा न्यूज में है, मतलब वॉर वॉर कर रहा है। और सूडान ने अचानक से उसको क्या कर दिया, नेवल बेस बनाने की क्या दे दी है, एक जगह दे दी है। ये पहली नेवल बेस होगी रशिया की अफ्रीका, ठीक। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकी देश सूडान ने रूस को अपने क्षेत्र में नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी है। ये अफ्रीका में रूस का पहला नौसैनिक अड्डा होगा, ठीक। फिर से वही प्लीज 15 MCQ खरीद लीजिए, 15 MCQ 99 रुपए में। ओके, डिटेल सोल्यूशन, फायदा ही फायदा आपको। प्लान, ठीक। जो GS2 की प्रीलिम्स की GS2 की आप कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो प्लान बैच है हमारा। हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स हैं, कोई ई बुक मिलेगी, मेंटरशिप है, क्विक रिवीजन नोट्स है, लाइव डाउट सेशन है, 15 टेस्ट है, फुल प्रैक्टिस का ये भी है। तो गाइस मुझे पता नहीं है, आपको ऐप पे जाके देखना होगा, ठीक। ये मंथन है। अगर मेंस का आप MCQ चाहते हैं तो ये मंथन, ठीक। 40 टेस्ट है, MCQ नहीं है, सॉरी, ये मॉक है, ठीक। तो ये मैं बार बार यहाँ MCQ बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये मॉक। क्योंकि मैं एक सेल्समैन हूँ नहीं, बस हमने मेहनत किया, ठीक। पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो सॉरी फॉर एनी कंफ्यूजन। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट, जकार्ता हैज ऑफिशियली इमर्ज एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी। जकार्ता दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी हो गया है। जकार्ता की पॉपुलेशन 41 से 42 मिलियन हो गई है। ढाका बांग्लादेश की 37 से 40 मिलियन हो गई। टोक्यो जापान की 30 से 35 मिलियन हो गई। शंघाई चाइना की 29 से 41 मिलियन हो गई है। तो ये वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 में छपी। इसमें जकार्ता ऑफिशियली इमर्ज हुआ है, ऑफिशियली इमर्ज एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया, ठीक। शहर बन गया, सॉरी शहर बन गया, ओके, देश नहीं। जकार्ता जो है शहर है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया। ऐसी इंडिया जो एशिया, इंडिया से रिलेटेड कुछ है, सॉरी। जकार्ता क्या है? कैपिटल, कैपिटल ऑफ व्हाट? इंडोनेशिया। China has constructed world largest underground neutrino detector known as the Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO). न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने की ऑब्जर्वेटरी खोली। हालांकि साइंस टेक की न्यूज होनी चाहिए थी, साइंस एंड टेक की, लेकिन जिसने किया उसने इसमें डाल दिया, तो मुझे पढ़ाना है, ठीक। तो न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, क्या है? खोली गई, ठीक। न्यूट्रिनो क्या होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। अब ये न्यूज सुन ली है मैंने, नहीं लिया और इसके लिए एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। न्यूट्रिनो क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। और वो साइंस टेक में देखेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, तो बहुत भयानक होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। सब कुछ इन्होंने ही बस सब कुछ यही बनाते हैं। एटम भी जिनसे मिलकर बने होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। एक्चुअली एलिमेंट्री पार्टिकल वो होते हैं जिनको और फर्दर छोटे फॉर्म में ब्रेक ना किया जा सके, जैसे इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? एलिमेंट्री पार्टिकल। न्यूट्रिनो इज व्हाट? एलिमेंट्री पार्टिकल। आप कहेंगे सर प्रोटॉन का नाम नहीं ले रहे, तो प्रोटॉन इज नॉट एन एलिमेंट्री पार्टिकल। प्रोटॉन को अगर दम लगा के तोड़ा जाए तो क्वार्क्स में टूट जाएगी, इसमें क्वार्क्स में। तो आप सर कहेंगे कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना, ये न्यूट्रिनो डिटेक्टर ऑब्जर्वेटरी है, न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने की ऑब्जर्वेटरी है, न्यूट्रॉन्स को नहीं। एटम के सेंटर में जो पता है प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। न्यूट्रॉन को भी तोड़ेंगे तो किसमें टूट जाएगा? क्वार्क्स में। क्वार्क्स कितने टाइप के होते हैं ये सब बताना शुरू करो। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्ज, स्ट्रेंज,
क्योंकि साइंस बताने का मेरा मन करता है, मैं फिजिक्स ऑप्शनल से लिखता हूँ। फिजिक्स मेरा ऑप्शनल है यूपीएससी। यूपीएससी में मैं फिजिक्स ऑप्शनल लिखता हूँ, और फॉरेस्ट सर्विसेज भी मैं देता हूँ, तो उसमें मैं मैथ्स ऑप्शनल है मेरा। तो मैथ्स और फिजिक्स, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज में दोनों ऑप्शनल लेने होते हैं, दो दो ऑप्शनल होते हैं, तो उसमें मैथ्स है, फिजिक्स, और यूपीएससी में ऑप्शनल में फिजिक्स। तो मुझे थोड़ा सा साइंस बताने का आपको मन होता है, लेकिन ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिनो की बेसिक्स आपको यहाँ लिख दी है, याद कर लेना है जीके के तौर पे। न्यूट्रिनोज आर एक्सट्रीमली स्मॉल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रिनोज पे क्या होता है, जीरो चार्ज होता है। ठीक, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। फिर से यहाँ लिख दिया है कि नो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक, और ऑलमोस्ट नो स्मॉल। तो एक्सट्रीमली स्मॉल का मतलब कि लगभग कोई जीरो मास के नहीं होते, कुछ मास होता है, लेकिन ऑलमोस्ट नो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। इंटरेक्शन किससे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये बहुत वीकली हल्का इंटरेक्ट करते हैं। एक्चुअली में क्या है, इस समय जब आप पढ़ रहे हैं, कहीं भी धरती पर रहेंगे, तो एट एनी सेकंड करीब 10 बिलियन न्यूट्रॉन्स जो है आपके शरीर से हर सेकंड पास कर रहे हैं। इतने ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा पार्टिकल है वो है फोटॉन्स। उसके बाद जो पार्टिकल्स है वो है न्यूट्रिनोज। ठीक, ये हर सेकंड आपके शरीर से 10 बिलियन न्यूट्रिनोज करीब आर पार जाते हैं। तो इसका मतलब आर पार चले जाते हैं, तो आपके शरीर से वो इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं करते। तो लीस्ट इंटरेक्टिंग क्या है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। वेरी वीकली रिएक्ट करते हैं मैटर से, पास थ्रू अर्थ एंड ह्यूमंस इजीली, आराम से पास कर जाते हैं। ठीक, और लगभग स्पीड की लाइट के करीब ट्रेवल करते हैं। ठीक, अगला क्या है, मतलब फोटॉन्स और न्यूट्रिनोज इतना ज्यादा है कि 10 ट्रिलियन फोटॉन्स पर एक कोई और पार्टिकल है। 10 ट्रिलियन फोटॉन्स पर एक कोई पार्टिकल है। करीब 5 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज पर कोई एक दूसरा पार्टिकल है। ये इतना अंतर है। ठीक, अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज क्या है, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज नेम्ड अ लार्ज क्रेटर ऑन मार्स एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, द कृष्णन क्रेटर, इन ऑनर ऑफ द रिनोन इंडियन जियोलॉजिस्ट एम एस कृष्णन। एम एस कृष्णन के नाम पर, एम एस कृष्णन इंडिया के एक जियोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पर मार्स में एक 3.5 अरब साल पुराना एक क्रेटर है, खड्डा है, उसका नाम क्या रख दिया गया, कृष्णन क्रेटर। इंडिया के जियोलॉजिस्ट थे। ठीक, इंडिया के एक जियोलॉजिस्ट थे, जिसके उन्हीं के सम्मान में क्या रखा गया, एम एस कृष्णन के सम्मान में उस क्रेटर का नाम, जो 3.5 अरब साल पुराना है, मंगल ग्रह पर है, उसका नाम रखा गया कृष्णन क्रेटर। और किसने रखा, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय समिति, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी ने प्लूटो को प्लैनेट के स्टेटस से क्या किया था, बाहर किया था, वोटिंग करके। ठीक, तो साइंस में भी वोटिंग होती है कभी कभी, हालांकि मैं वोटिंग में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन the recent Thailand-Cambodia dispute is the resurgence of a long-standing territorial conflict over the poorly demarcated shared borders. ठीक, कह रहा है कि इस समय आपको पता है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में दोनों में एक तरीके का युद्ध ही हो रहा है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में होता है, तो हालांकि पाकिस्तान का तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कंबोडिया थाईलैंड लगभग एक बराबर कंट्री। तो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, इधर कंबोडिया इधर थाईलैंड, यहीं पर ये skirmish हो रही है। खास करके ये प्रिया विहार करके एक क्या है, टेम्पल साइट्स है, वहां पर हो रही है। और क्या क्यों हो रही है, क्योंकि जब डिवीजन हुआ था, तो बॉर्डर क्या थे, ठीक से बने नहीं। ठीक, वहां भी ऐसे ही नेता थे जैसे अपने। हालिया थाईलैंड कंबोडिया विवाद उनकी साझा और स्पष्ट रूप से चिन्हित सीमा को लेकर चलते आ रहा है। पुराने क्षेत्रीय संघर्ष फिर से उभर रहे हैं, जो चिन्हित सीमा को लेकर चले आ रहे हैं, मतलब डिमार्केटेड बॉर्डर्स को। यह विवाद प्रिय विहर जैसे प्राचीन मंदिर स्थलों पर प्रतिस्पर्धी दावों, मतलब वो कह रहा मेरा, वो कह रहा मेरा, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, युद्ध विराम शर्तों की अलग अलग व्याख्याओं, मतलब व्याख्या भी वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। कथित बारूदी सुरंगें भी हैं, अवैध गतिविधियां भी हो रही है, इसीलिए क्या हो गया, अधिक भड़क गया। बस याद रखना, कंबोडिया थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, कंबोडिया की राजधानी क्या है, फेनोम पेन। गल्फ ऑफ थाईलैंड है यहाँ पर, याद रखना। गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ पर है, सॉरी मैं यहाँ पर, ये है थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड। ठीक, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड। Russia has become the 19th member of the International Big Cat Alliance, शायद उसमें पढ़ाया था। Russia has become the 19th member of the IBCA after recently giving its consent to join India-led Global Conservation Alliance. ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आपको बताया था, इंडिया लेड करता था। ये जब प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की जब वर्षगांठ पूरी हो गई थी, 50वीं मेरे ख्याल से 50 साल जब पूरे हो गए थे, तो मैसूर में इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें सेवन कैट्स को क्या करना है,
प्रोटेक्ट करना। ऑब्वियसली लायन है, उससे पहले टाइगर है, और क्या है, लेपर्ड है, चीता है। प्रोजेक्ट चीता भी इसी के, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में आता है। तो एक दो तीन चार, सॉरी तीन चार हो गए, और क्या है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, जगुआर है, प्यूमा है। ये कितने हो गए, दो चार छः, एक है जो माउंटेन्स पर रहता है, वो क्या होता है, उसको माउंटेन लायन बोलते हैं, माउंटेन लायन। ठीक, तो इसमें जगुआर और प्यूमा इंडिया में नहीं पाए जाते, बाकी टाइगर, लायन, लेपर्ड और चीता और माउंटेन लायंस क्या होते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। तो 7 कैट्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यही है, ठीक है, यही लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ लिखा है नॉट फाउंड इन इंडिया। ठीक, जगुआर और प्यूमा, मैंने क्या बताया यहाँ पर, हाँ जगुआर और प्यूमा। ठीक, और माउंटेन स्नो लेपर्ड है, सॉरी माउंटेन लायन नहीं है, स्नो लेपर्ड है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्नो लेपर्ड, स्नो। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन नेम्ड द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई एडिट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025। टाइम मैगजीन क्या कर रहा है कि हर साल पर्सन के नाम, जो पर्सन ऑफ द ईयर रहे, अच्छे हो बुरे हो, ऐसे नहीं कि सबसे अच्छे लोगों का नाम रखा, खराब लोगों का भी। हिटलर भी रहा था उसमें, टाइम की लिस्ट में हिटलर भी रहा, गांधी जी भी रहे थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी रहे थे। ठीक, तमाम तरीके के लोग रहे हैं। 1930 में मेरे ख्याल से गांधी जी थे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। और उसके अलावा तो टाइम ने इस साल क्या किया, जो आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई है, एआई के बनाने वाले जो लोग हैं, ओवरऑल लोग हैं, अब सब खासकर जैसे फिजिक्स मैथमेटिक्स में क्या होता है, कोई एक दो आदमी होता है जो सेंटर में होता है, काम करता है, उसी को नोबेल प्राइज वगैरह मिल जाता है। ठीक, एक आदमी पता होता है कि रिलेटिविटी की खोज आइंस्टाइन ने की, तो ट्रांजिस्टर की खोज बार्डीन ने की, तो इस तरीके के डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की। तो जो बेसिक साइंसेस, फंडामेंटल साइंसेस में होते हैं, उसमें लोग अकेले होकर काम करते हैं। ठीक, लेकिन इंजीनियरिंग के ज्यादातर प्रॉब्लम्स में क्या होता है, कलेक्टिव काम होता है। कोई एक इंजीनियर नहीं होता जिसने डेवलप किया हो, कोई एक डिवाइस ऐसी नहीं होती जो एक, आप कंप्यूटर नहीं बता सकते कि किसने डेवलप किया है। तो प्रोग्रामिंग को, लैंग्वेजेस वगैरह छोड़ दें, तो ओवरऑल प्रोग्रामिंग किसने डेवलप की वो नहीं बता सकते। तो उसी तरीके से एआई एक किसी बंदे ने किसने डेवलप किया वो नहीं बता सकते। तो उसी तरह उन कलेक्टिव लोगों के ग्रुप को, आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर का चुना गया है, टाइम मैगजीन ने चुना। जैसे मेरे ख्याल से 1985 या 82 के अराउंड में कंप्यूटर को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था। कंप्यूटर को टाइम मैगजीन ने क्या किया था, पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था, पर्सन ऑफ द ईयर। सोचिए 1982 में कंप्यूटर को जब अवार्ड दिया गया होगा पर्सन ऑफ द ईयर, तो कितना अजीब सा रिएक्शन आया होगा कि ठीक है कंप्यूटर ही तो क्या ही कर लेगा, एक तो कैलकुलेटर ही तो है एक तरीके का। लेकिन आज सोचिए कंप्यूटर ना होता तो, ठीक है। तो इसलिए टाइम मैगजीन जो अवार्ड देती है, या जो ये जो पर्सन ऑफ द ईयर का जो एक टाइटल डिसाइड करती है, वो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, Maldives has become the world's first country to impose a generational ban on smoking, under which no person born after जनवरी 1 2007 is allowed to use or possess tobacco product। यानी कि जो 2007 के बाद पैदा हुआ, वो अब कभी चाहे जिस एज का हो जाए, उसके अब वो टोबैको स्मोकिंग नहीं कर सकता है। ठीक, टोबैको नहीं ले सकता, स्मोकिंग नहीं कर सकता। ठीक, मालदीव ने, ऑस्ट्रेलिया ने, याद रखिएगा इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया किसके, सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे 16 साल से कम उम्र के बच्चों पे। ठीक, मालदीव ने बैन कर दिया है टोबैको, जो 2007 के बाद पैदा हुआ। तो अब ये डेट नहीं है, कट ऑफ डेट याद नहीं रखनी है आपको, बस याद रखना कि किसने बैन किया है, टोबैको बैन कर दिया है, तो मालदीव ने बैन किया। ठीक, इंडिया हैज ज्वाइंड ब्राजील लेड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी ऑब्जर्वर एज एन ऑब्जर्वर, a fund that aims to $125 billion through public and प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। टीएफएफ करके एक ब्राजील लेड क्या है, क्या है तरीके, कोई स्टेट, कोई क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन टाइप का होगा, तो इंडिया ने ज्वाइन किया है। ठीक, ब्राजील के नेतृत्व वाली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में भारत शामिल हुआ है। ठीक, और ज्यादा नहीं जानने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट रिलीज बाय डब्ल्यूएचओ, अब याद रखना, डब्ल्यूएचओ एक रिपोर्ट रिलीज करता है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट। डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बताए थे पीछे, जिनीवा में। डब्ल्यूएचओ स्टैब्लिश कब हुआ था, 1948 में। फिर आप पीछे बताया था आईएमएफ कब स्टैब्लिश हुआ था, 1944 में। फिर पीछे बताया था एडीबी कब स्टैब्लिश, 1966 में। फिर आपको बताया एआईआईबी कब स्टैब्लिश हुआ, 2016 में। फिर ब्रिक्स बैंक कब स्टैब्लिश हुआ, 2015 में। ठीक, और एक कोई और बैंक बताया था, आईएमएफ बताया था आपको कब स्टैब्लिश हुआ, 1945 में। उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक में ग्रुप है, कितने बैंक है, 5 बैंक है। इन दो बैंकों को वर्ल्ड बैंक कहा है, आईबीआरडी और आईडीए को। ठीक, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। ठीक,
तो ट्यूबरकुलोसिस की जो रिपोर्ट निकली है उसमें 21% वर्ल्ड में ट्यूबरकुलोसिस में डिक्लाइन हुआ। तो आपको बस ये याद रखना है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट निकालता कौन है? WHO। और इंडिया में डिक्लाइन हुआ कितना? 21%। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी मामलों में 21% की गिरावट दर्ज की गई है। अगला न्यूज, मुंबई टॉप द लिस्ट ऑफ एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी इन द टाइम सिटी आउट लाइफ इंडेक्स। चूंकि अगर मुंबई हैप्पीएस्ट सिटी है तो इस रिपोर्ट पे क्या ही कहा जाए। फिर हम पढ़ लेते हैं बिना जज किए हुए। मुंबई टॉप द लिस्ट ऑफ एशिया की हैप्पीएस्ट सिटी बन गई। अब ये याद नहीं रखना कि किस मैगजीन ने दी है इसको, बस याद रखना मुंबई हैप्पीएस्ट सिटी बन गई एशिया की। बनी है नहीं बनी है, कैसे वोटिंग की गई है, समझाने की जरूरत नहीं। तो 2025 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक समिट वाज हेल्ड इन ग्वांगजू साउथ कोरिया फ्रॉम अक्टूबर 31 टू नवंबर 2025, फोकसिंग ऑन रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड समथिंग। एपेक याद रखना, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एशिया प्रशांत महासागर शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, डिजिटल परिवर्तन और समावेशी विकास पर जोर दिया गया। एपेक के बारे में, चूंकि एपेक के बारे में बताना है इसीलिए ये न्यूज है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, 1989 में स्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर सिंगापुर में, मेजर मेंबर्स में 21 इकोनॉमी, इंडिया नहीं है। प्रमोट फ्री ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एंड रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक, मेंबर इकोनॉमीज है इसमें 21 है। ऑस्ट्रेलिया देखिए कितने वैरायटी के, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, कनाडा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया इधर यहाँ पे, कनाडा यहाँ पे, समझ लो। वर्ल्ड में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? यहाँ कहीं। कनाडा कहीं यहाँ कहीं, तो ऑस्ट्रेलिया ब्रुनेई कहीं यहाँ बीच में, कनाडा यहाँ पे, चिली कहीं यहाँ पे, चाइना यहाँ पे कहीं, हांगकांग कहीं चाइना के यहाँ, इंडोनेशिया कहीं, इंडोनेशिया यहाँ कहीं, ठीक, जापान कहीं यहाँ पर, मलेशिया कहीं यहाँ पर, मैक्सिको फिर कहीं यहाँ पर, ठीक, न्यूजीलैंड फिर ऑस्ट्रेलिया के नीचे, पापुआ न्यू गिनी यहीं कहीं, ठीक, पेरू कहाँ पर है? पेरू पेरू यहाँ कहीं है, ठीक, फिलीपींस यहाँ कहीं है, रशिया रशिया कहीं यहाँ, ठीक, सिंगापुर यहीं कहीं छोटा सा है, साउथ कोरिया यहीं जापान के अगल बगल में, ताइवान यहीं चाइना के आसपास कहीं ताइवान है, ताइवान चाइना का होने जा रहा है, चाइनीज ताइपे, थाईलैंड आपका यहीं पर है, यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर कहीं, ठीक, वियतनाम कहीं यहाँ पर। तो यानी इतने ज्यादा वैरायटी है, इतने पे हम छूट रहे हैं। इसको ज्वाइन हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये जानने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज लॉन्च्ड अ नेशनवाइड कैंपेन United Arab Emirates has launched a nationwide campaign titled Walk to Mars on the occasion of 54th founding anniversary, encouraging people to walk, cycle, or swim a symbolic distance of approximately 54 million kilometers from Earth to Mars under the theme Every Step Makes a Difference। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने क्या किया कि उसकी स्थापना के जब 54 साल हो गए हैं, तो उसने डिसाइड किया कि अर्थ से मार्स की जो एवरेज डिस्टेंस है वो 54 किलोमीटर है, 54 मिलियन किलोमीटर है। सब मिला के हमको किसी न किसी तरीके से इतनी दूरी तय करनी है। ठीक, ये लॉन्च किया। अब इस न्यूज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। द डेनमार्क गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स। ऑस्ट्रेलिया ने पहला बैन लिया था लेकिन 16 साल के। अब डेनमार्क आगे बढ़ के 15 साल के बच्चों को, पीछे बढ़ के 15 साल के बच्चों को क्या किया? बैन कर दिया, सोशल मीडिया पे यूज नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी अटेंडेड 2025 G20 लीडर समिट इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। हालांकि मैं तो सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे तो आप कैसे रह पाएंगे जिंदा। पीएम मोदी अटेंडेड द 2025 G20 लीडर समिट इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। G20 का लीडर समिट आयोजित हुआ था जोहान्सबर्ग में, जिसको पीएम मोदी ने अटेंड किया। तो इससे आपको ये पता चल गया कि G20 का जो समिट हुआ था, हुआ कहाँ था? साउथ अफ्रीका में। इंडिया में भी हुआ था G20 का, कब हुआ था? आप आंसर बताइए। इंडिया में G20 का आयोजन कब हुआ था? आंसर बताइए, कमेंट में बताना चाहें तो। 2026 में कहाँ पर होगा? यूएसए में। USA had decided to boycott the G20 summit in South Africa, citing the persecution of Afrikaners white। इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट कि अमेरिका G20 का एक सबसे प्रमुख मेंबर है, उसने बॉयकॉट कर दिया इनका, कि कहा जा रहा है कि अफ्रीका में जो श्वेत लोग हैं, गोरे लोग हैं, उनका परसिक्यूशन हो रहा है, मर्डर हो रहा है। ठीक, इसके अपोज में अमेरिका ने क्या किया? यूएसए ने क्या किया? बॉयकॉट किया G20 समिट का, जिसका आयोजन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक, G20 के बारे में लिखा हुआ, स्टैब्लिश हुआ था 1999 में। 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन, कुल मिला के 20 लोग हैं, इसीलिए G20 बोलते हैं। रशिया इसमें, ये रशिया G7 नहीं है, याद रखना आपको। ठीक, पहले G8 हुआ करता था, G7 हुआ, रशिया को भगा दिया गया।
19 कंट्रीज है, इसका पर्पस स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी लाना है, ये सब नहीं याद रखना। फॉरेन टाइप इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ठीक, इसका कोई हेडक्वार्टर, ये परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ तक कि कोई पूछे G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये G20 का हेडक्वार्टर नहीं है, घूमते रहो ऐसे। G20 के मेंबर कंट्रीज कौन है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर से ऑस्ट्रेलिया यहाँ, अर्जेंटीना यहाँ, ब्राजील कहीं यहाँ पे, ठीक, कनाडा, मैप समझ रहे हो तो समझ जाएंगे, कनाडा कहीं यहाँ पे, चाइना कहीं यहाँ पे, फ्रांस कहीं यहाँ पे, ये बीच में अटलांटिक ओशन, जर्मनी कहीं फ्रांस के थोड़ा सा इधर, इंडिया, इंडिया अपना प्यारा भारत यहाँ पर कहीं, ठीक, और इंडोनेशिया कहीं यहाँ पर, इटली है, इटली, इटली कहाँ पर होता है, यहाँ जर्मनी है तो इटली यहाँ पर है, जापान कहीं यहाँ, जापान कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, मैक्सिको यहाँ, अगर अमेरिका है तो यहीं कहीं मैक्सिको होगा, ठीक है। ऐसे ही सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन है, ठीक। बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल हैज सेंटेंस फॉर्मर मिनिस्टर शेख हसीना टू डेथ। शेख हसीना को क्या कर दिया गया? मृत्युदंड दे दिया गया है। कहाँ की क्या थी? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, किसकी? जापान की। इनको सजाए मौत दी गई, ठीक। अभी इंडिया में इन्होंने शरण ले रखा है। इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद EFTA कंट्रीज, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, और उसके साथ इंडिया का 2 लोगों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि ट्रेड फ्री में करना है, ठीक है। वो जो ट्रेड कर ना, फ्री कर देना है। तो मतलब ये जो टैक्स वगैरह लगते थे, क्या बोलते हैं इसको, टैरिफ वगैरह, ये सब नहीं होगा, ठीक। इंपोर्ट करिए, एक्सपोर्ट करिए, मिनिमम चीजें, मिनिमम मैक्सिमम चीजों का क्या हो, टैरिफ नहीं लगेगा, उससे क्या होगा, कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि इंडिया कह रहा है कि अगर भाई मेरे यहाँ का सामान अच्छा लग रहा है तो आप हमें व्यापार करने दो, और आपका सामान अच्छा लगेगा तो हम खरीदेंगे, हम आपसे टैक्स वैक्स नहीं लेंगे, ठीक। तो इससे क्या होगा, कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। अब मान लिया आपका आइसलैंड का कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है और वो इंडिया में मिल रहा है, अगर आइसलैंड आपको अच्छे सस्ते दाम पे दे रहा है तो आप वो ले लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो इंडिया वाला है वो मजबूर होगा क्या करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़िया करने के लिए, क्वालिटी बढ़िया करने के लिए, और क्या करने के लिए, उसका दाम घटाने के लिए। वैसे इंडिया में कोई चीज अच्छी है और पता चले कि स्विट्जरलैंड में वो महंगी और खराब भी मिल रही है, तो ऐसी चीज हो भी सकती है, ऐसा नहीं, ये बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आगे बढ़ा। तो अगर फ्री ट्रेड है तो इंडिया की चीजें यहाँ डंप होंगी और लोग यहाँ खरीदेंगे, तो स्विट्जरलैंड के जो कारीगर होंगे, जो भी होंगे, वो क्या है, मजबूर होंगे क्या करने के लिए, सुधार लाने के लिए। तो इसलिए सबका जीवन जो है आसान होगा, ठीक। Third edition of the International Purple Festival was held in Panji, Goa, as India's first international and inclusive festival celebrating persons with disabilities, highlighting empowerment, accessibility and social inclusion. इंडिया का ये इंक्लूसिविटी जो है फेस्टिवल सेलिब्रेशन था। गोवा के पणजी के अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय और समावेशी महोत्सव है। समावेशी मतलब होता है इंक्लूड करना, किसी को एक्सक्लूड नहीं करना। इसमें जो दिव्यांग, जैसे अक्सर जो दिव्यांगजन होते हैं, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, तो उनको इंक्लूड करने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है दुनिया भर में। उसको बोलते हैं पर्पल पर्पल अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल। उसका पहला आयोजन इंडिया में किया गया, और इंडिया में कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया, ठीक। कहाँ किया गया बच्चों? गोवा में किया गया, जो दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण, सुगम्यता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है। ये आगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल का पहली बार आयोजन इंडिया में हुआ, और इंडिया में कहाँ हुआ? गोवा में। तो पर्पल फेस्टिवल किस लिए है? जो स्पेशली एबल्ड है, स्पेशली एबल्ड, ये थोड़ा सा मोर क्या है, पॉलिटिकली करेक्ट टर्म है, वैसे डिसेबल्ड, ठीक है। The Time Higher Education World University Ranking 2026 features the highest number of universities from the United States, with India securing second position, ठीक। हालांकि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो टाइम्स की रैंकिंग में है, टाइम हायर एजुकेशन की रैंकिंग में यूएसए से है, लेकिन इंडिया किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है यार, ठीक। टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में सबसे अधिक विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। अगली न्यूज़ है, उरुग्वे has become the first country in Latin America to legalize euthanasia and is also the first country in the world to legalize the recreational use of marijuana, ठीक। उसने marijuana को समझी गांजा, क्या? गांजा को रिक्रिएशनल मतलब इंजॉयमेंट के लिए, अभी तक मेडिकल यूज तो था ही, इंजॉयमेंट के लिए भी क्या कर दिया? लीगल कर दिया, ठीक है, पियो भैया। लीगलाइज कर दिया किसने? उरुग्वे। उरुग्वे ने 2 काम किया। लैटिन अमेरिका का ये पहला देश है, दुनिया का भी पहला देश है, तो लैटिन अमेरिका का पहला देश है। ध्यान रखिए, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका साइड का जो कंट्रीज होते हैं उनको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, हालांकि स्पेशल डेफिनेशन। पर उरुग्वे लैटिन अमेरिका का वो देश बन गया जिसने लीगलाइज कर दिया गया यूथनेशिया को। यूथनेशिया क्या होता है कि इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं, इच्छा मृत्यु। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट अब ठीक नहीं हो रहा और फिर वो हॉस्पिटल में है, उसको भी दर्द है, उसके चाहने वालों को भी परेशान है, तो उनको क्या किया जा रहा है कि इंजेक्शन से जो
डेथ करके कि ठीक है आप रिकवर नहीं हो सकते हो, तो उसको इच्छा मृत्यु क्या कर दिया गया, लीगल कर दिया। और साथ ही साथ मैरिजुआना या गांजा, जिसको गांजा का ही टाइप एग्जैक्ट नहीं टाइप है, पर भांग के ही पौधे से एक्चुअली बनता है, ठीक? तो उसका यूज यूज जो है मनोरंजन के लिए वैलिड कर दिया। Following a massive protest led by Gen Z in the Indian Ocean island nation of Madagascar, similarly the earlier process in Nepal, the country's president dissolved the government. Gen Z refers to people born between 1997-2012। यही सब बताने के लिए न्यूज है। जैसे नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, अब जेनजी हुआ था नहीं हुआ था, मीडिया ने उसको नाम दे दिया जेनजी, ठीक? मान लिया, समझ रहे? मीडिया भी क्या खोजता है, बज वर्ड खोजता है, ठीक है? न्यूज चले, हम भले 1000 में से 10 जेनजी रहे हो, लेकिन अब न्यूज फैल गई, हाँ जेनजी है, जेनजी है, ठीक? तो उसी तरीके का एक जेनजी प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट हुआ है, कहाँ पर? जैसा नेपाल में हुआ था, पूरा गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका गया, वहाँ उसी तरीके से मेडागास्कर में भी हुआ। नेपाल में इसलिए हुआ था कि समझ रहे हैं ना, नेताओं के परिवार के बच्चे बेटियां सब खाए पिए मस्त हैं, और नेपाल में करप्शन वगैरह इससे रिलेटेड जेनजी प्रोटेस्ट होता है। अब प्रोटेस्ट होने के बाद हालत क्या है कौन जानता। Former French President Nicolas Sarkozy was sentenced to 5 years in prison and fined 9.2 million। निकोलस सरकोजी जो फ्रांस के क्या थे, फ्रांस के क्या थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो घोटाले घोटाले में क्या हुई, 5 साल की सजा होगी, नहीं जान। India has been elected by the UN General Assembly to the United Nations Human Rights Council for the year 2026-28, marking India's 7th term on the council। UNHRC में इंडिया क्या हो गया, यूएन जनरल असेंबली का जो है, क्या जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसमें जो है इंडिया क्या बन गया है, 7वां टर्म इसको मिल गया उसको। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत को 2026-28 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना है। यह भारत में भारत का यह परिषद में भारत का क्या है, 7वां कार्यकाल। ठीक, ये थोड़ा सा बता दें फिर से हिंदी में भी। भारतीय महासागर के द्वीपीय देश मेडागास्कर में जेंजी द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों, जैसे कि नेपाल में हुए थे, कि चलते राष्ट्रपति ने सरकार भंग कर दी। जेंजी से आशय है 1997 से 2012 के बीच जन्म बच्चों। सेट को सी पढ़ते हैं अक्सर, थोड़ा सा स्टाइलिश वे में, एक्स वाई सी। जैसे आप बहुत सारे अगर फिजिक्स मैथ से रिलेटेड तो ये वाई, ठीक, एक्सिस वाला जी, तो जेड भी पढ़ी या जी पढ़ी, ओके। ये तो हो गया यूएनएचआरसी का, क्या हो गया, काउंसिल में इंडिया 7वीं बार चुन लिया गया, ठीक। अगली न्यूज क्या है, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 रिलीज बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइव। इंडिया रैंक 102 आउट ऑफ 123 कंट्रीज विद जी जीएचआई स्कोर ऑफ व्हाट 25.8, प्लेसिंग इट इन सीरियस कैटेगरी, ठीक। ग्लोबल हंगर में भी इंडिया जो आगे भी बढ़ रहा है, कुछ समझ बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन सोचिए अगर हंगर ही है देश में, उसमें हम 123 कंट्रीज में मतलब इतने हैं कि 102वें स्थान पर है खराब परफॉर्म करने में। मतलब पहले तो जो बेस्ट है उसके बाद से हम नीचे आते गए, नीचे आते गए, 102वें नंबर पर है, 123 नंबर तक की रैंकिंग। सोचिए इतना आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जीडीपी में हम तीसरे चौथे नंबर पर है। मतलब पता चल रहा है कि टाइम्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया के यूएस के बाद सबसे ज्यादा कॉलेज है। पता चल रहा है कि एआई की चिप बन रही है। पता चला कि दुनिया का सबसे जल्दी 11 किलोमीटर में सड़क, एक घंटे में पता चला 15,000 किलोमीटर सड़क बन गई इंडिया में। मतलब समझे, इंडिया इज द कंट्री ऑफ क्या एक्सट्रीम्स। ये सब भी हो रहे हैं और साथ ही साथ पता चला कि भूखे भी लोग हैं, ठीक। हालांकि इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन सोचने वाली बात। इंडिया क्या है, पैराडॉक्स, यही सब पर। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, हर देश ऐसा ही, हर देश अपने आप में पैराडॉक्स। ग्लोबल लिखा, ग्लोबल है एक्चुअली। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बेसिक देख लेते हैं। ये क्या है, एक एनुअल इंडेक्स है, हर साल निकलता है। वो मेजर करता है हंगर को, माल न्यूट्रिशन लेवल्स इन द कंट्री। भूख और माल न्यूट्रिशन पोषण का लेवल क्या है दुनिया में, दुनिया के सभी कंट्रीज में, उनको मेजर करता है। इसको निकालता कौन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और वेल्थ हंगर लाइव निकालता है। क्या इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, अंडर नरिशमेंट यूज किया जाता है, मतलब भरपूर खाना नहीं मिल रहा। चाइल्ड वेस्टिंग हो रही है, मतलब उम्र के हिसाब से वजन कम है। चाइल्ड स्टंटिंग हो रही है, उम्र के हिसाब से हाइट कम है। चाइल्ड मोर्टेलिटी है, बच्चे मर जा रहे हैं एक पर्टिकुलर एज पार किए से पहले ही मर जा रहे हैं बच्चे, डेथ हो जा रही है। स्कोरिंग हो रही है जीरो, जीरो अगर स्कोर मिला है तो आपके देश में, आपके में कोई हंगरी नहीं है, नो हंगर। 100 है तो एक्सट्रीमली सीरियस हंगर है, मतलब सभी लोग भूखे नंगे हैं। पर्पस क्या है, भूखे नंगे नहीं है, वैसे इस तरीके का शब्द मैं माफी चाहूंगा।
कंपेयर कंट्रीज ट्रैक, और इसका पर्पज है कि दुनिया के देशों को कंपेयर किया है। अब कंपैरिजन से क्या होता है, देखिए जैसे आपने न्यूज पढ़ा तो पता चला कि यार 102वें नंबर पर है, दुख हुआ आपको। तो उससे क्या होगा कि परफॉर्म करने का हमको एज अ कंट्री एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार आगे बढ़ना, प्रोग्रेस ट्रैक करना है, हाईलाइट हंगर प्रॉब्लम सॉल्व। भाई हंगर है ही क्यों, जब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है तो कुछ लोग भूखे क्यों हैं? कुछ लोग परेशान है कि मार्स पे चले जाएं, कुछ लोग परेशान है कि क्या खा लें उनको समझ भी नहीं आ रहा, और कुछ लोग हैं कि जिनको कैलोरीज ही नहीं पूरी हो रही, समझ रहे हैं? दुनिया जो है इस तरीके के है कि क्या खा, हर चीज कंज्यूम कर चुके हैं दुनिया में, हर चीज का स्वाद ले चुके हैं, अब उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करें, और कुछ लोग हैं कि बस दाल चावल भी नहीं मिल रहा है ढंग से। In October 2025, the Henley Passport Index 2025 ranked the Indian passport at 85th place, down from 80 position in the previous. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल निकलता है, इस साल इंडिया का खास बात यह है कि पोजीशन डाउन हुई, 80 पोजीशन पे चला गया, हुआ सब 85th पोजीशन था, 80th पोजीशन पे चला गया, ठीक। अक्टूबर 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 50वें स्थान पर आ, जो पिछले वर्ष के 80वें स्थान से गिरावट अच्छा था। पिछले साल इंडिया जो है 80th रैंक थी, इस साल गिर करके कहाँ हो गई 85th रैंक, मैं कंफ्यूज कर गया, ठीक है 80th रैंक थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है पावर को मेजर करता है कि कैसे मेजर करता है कि कितने देश में आप वीजा ऑन अराइवल जा सकते हैं, वीजा उससे मेजर करता है, ठीक। इंडिया 50वें नंबर पर, 85 रैंक है। Recently, the Gaza peace conference was held in Sharm el Sheikh, Egypt, as a part of US-led effort to promote international peace security. गाजा जो है, जो मिडिल ईस्ट में, यहाँ पता गाजा इजराइल में जो वॉर हो रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन के लिए, ठीक, उसमें जो है गाजा पीस कॉन्फ्रेंस हुई, शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई, और यूएस जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसको लीड किया, ठीक। गाजा पीस कॉन्फ्रेंस क्या है, की पॉइंट्स को देख लेते हैं। व्हाट ये है क्या, व्हाट इट वाज, एन इंटरनेशनल पीस समिट टू डिस्कस एंडिंग द गाजा कॉन्फ्लिक्ट। गाजा कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसको खत्म करना है, 13 अक्टूबर 2025 को हुआ। एक मेन न्यूज है ये, शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था। अब गाजा इतना तो पता चल ही जाएगा कि इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच का जो चक्कर है, ठीक। होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजिप्ट, हुआ कहाँ था, इजिप्ट। पार्टिसिपेंट 30 कंट्रीज थे, इसराइल हमास ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब जो लोग मेन है वही पार्टिसिपेट नहीं किए, सोचिए। आईरीनी देख रहे हैं, दुनिया के काम कर रही थी, जिनके बीच में ये गाजा का दिक्कत था वही नहीं पार्टिसिपेट, और हमको न्यूज पढ़ना पड़ा, ठीक। The 19th ministerial con the 19th ministerial conference of the non-aligned movement now was held from October 13 to 16 2025 कंपाला युगांडा। कंपाला युगांडा की राजधानी, युगांडा की कैपिटल क्या है, कंपाला। वहां पर नाम जो है, नाम का क्या है, 19वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक। और कुछ नहीं जाना, एंड एक्चुअली नाम को थोड़ा सा आपको बताना, नाम के बारे में इसलिए लिया है, नॉन अलाइंड। नॉन अलाइंड मूवमेंट एक पिछले नॉन अलाइंड प्रीवियस ईयर्स में, मतलब पुराने समय में, एक्चुअली बहुत पुराने समय में, इंडिपेंडेंस के टाइम 1940s 50s के अराउंड में नॉन अलाइन मूवमेंट चला था कि दुनिया में किसी पाले में नहीं रहना भैया, ना अमेरिका के साथ रहना है, ना रशिया के साथ रहना, अलाइंड ही नहीं होना किसी के साथ। तो उसी मूवमेंट को क्या कहा गया था, नॉन अलाइन मूवमेंट कहा गया था, क्योंकि इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर था, तो इसलिए नॉन अलाइन मूवमेंट हमारे लिए क्या हो जाता, इम्पोर्टेंट हो जाता। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 13 से 16 अक्टूबर 2025 तक कंपाला युगांडा में आयोजित हुआ। इसका विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा कर, ओके। एनएएम के जरा पढ़ लेते हैं क्या बेसिक्स। इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, बेलग्रेड समिट हुआ था यूगोस्लाविया में, यूगोस्लाविया तब यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, टू डिजर्व। फाउंडर कौन थे इसके, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के, जोसेफ ब्रोजो टीटो, ये टीटो यूगोस्लाविया के थे, जमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट के थे, सुब्रानो इंडोनेशिया के थे, क्वामे नाकमुरा थे घाना के। यानी कि 1 2 3 4 4 4 5 5 लोगों ने मिलकर क्या किया था, इसकी क्या की थी, फाउंडेशन की थी। इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, करीब 120 कंट्रीज इसकी मेंबर है। और पर्पस क्या है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब मेनली इसलिए था कि जो नए नए आजाद देश हुए थे उन पे जो बड़ी कंट्रीज थे दबाव डालती थी कि मेरे साथ जुड़ जाओ, अपनी फॉरेन पॉलिसी मेरे हिसाब से बना लो। तो नाम का गोल ही यही बन गया कि भैया हम फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रखेंगे। अगला क्या था, नॉट अलाइनिंग विद एनी मेजर पावर ब्लॉक, जो पावर के जो सत्ता के ब्लॉक्स बन गए थे, ध्रुव बन गए थे, उनमें से किसी को ज्वाइन नहीं करना।
प्रोमोटिंग पीस एंड कॉर्पोरेशन, और इस तरीके से हम दुनिया में क्या प्रमोट करना चाहते थे, नाम का उद्देश्य था कि कॉर्पोरेशन और सहयोग और पीस को, शांति को बढ़ावा मिले। ठीक, स्थापना इसकी कहाँ हुई थी, यूगोस्लाविया में बेलग्रेड समिट हुआ था 1961। फाउंडिंग मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोजो टीटो, जमाल अब्दुल नासिर, सुकरानो और क्वामे नक्रुमा। Pakistan has offered the United States the opportunity to develop Pasni port in Balochistan, providing the US with maritime access near the Iranian border. अब चूंकि क्या है, ईरान से अमेरिका को दिक्कत है, तो पाकिस्तान तो गेम खेलता है, उसने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स को कहा कि पासनी के पास, जो कि बलूचिस्तान है, वहां पर पासनी पोर्ट आप डेवलप करिए आकर के, और उससे क्या हुआ कि आपको एक मैरीटाइम एक्सेस, समुद्र का एक्सेस मिल जाएगा आपको ईरान के बॉर्डर के पास। ठीक, तो अगर ईरान से कोई दिक्कत है, आपको पता ना ईरान पे, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे क्या किया था, बिट्टू बॉम्बर, बिट्टू भैया को लेकर के बॉम्ब गिराया था। ठीक, अमेरिका से उड़ा और जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज थे पे अटैक किया गया। ठीक, Microsoft and AI startup Anthropic have appointed Rishi Sunak, former Prime Minister of the UK, as their senior advisor. माइक्रोसॉफ्ट और एक स्टार्टअप है, एआई स्टार्टअप, जिसका नाम है एंथ्रोपिक है, उसने ऋषि सुनक को, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया, किसके, यूनाइटेड किंगडम के, उसको सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया। बताइए, IUCN has recognized India's first dugong conservation reserve located in Gulf of Mannar. गल्फ ऑफ मन्नार में ड्यूगोंग एक तरीके का ये मैमल है, जो को गाय की तरह होता है, लेकिन पानी में रहता है, ओशियन में रहता है। ठीक, इमेज आपको दिखेगा उसकी, उसका एक कंजर्वेशन रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार के पास, उसको IUCN ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। कैसा, इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन क्या रिजर्व रिकॉग्नाइज कर लिया है। भारत का पहला एक सेकंड, भारत का पहला ड्यूगोंग, इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, जो लोकेटेड है कहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार के पास, उसको IUCN ने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया। IUCN ने मन्नार की खाड़ी में स्थित भारत के पहले ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी। अगली न्यूज क्या है, DBS बैंक हैज बीन नेम्ड एज एशिया सेफेस्ट बैंक बाय ग्लोबल फाइनेंस फॉर द 17th consecutive ईयर। अब चूंकि लगातार 17 साल से एशिया का सबसे सेफ बैंक बना हुआ है DBS, इसीलिए ये न्यूज मैंने ले लिया। ठीक, the 45th GITX ग्लोबल वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एआई एग्जीबिशन वाज हेल्ड इन दुबई। दुबई में इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो कि दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजिकल एआई एग्जीबिशन, वो कहाँ पर हुआ, दुबई में। स्वीडन हैज अचीव्ड द स्टेटस ऑफ बिकमिंग द वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री। दुनिया की पहली कैशलेस कंट्री कौन बन गई, स्वीडन बन गई। अगला क्या, विवेक मेनन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एशियन चेयरमैन ऑफ द IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन फॉर द टर्म 2025-29। विवेक मेनन को एक ऐसे आदमी बन गए, फर्स्ट एशियन बन गए, जो IUCN की स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। विवेक मेनन को IUCN की स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन का पहला एशियाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 2025 से 29 तक रहेगा। अगली न्यूज क्या, Saudi Arabia has announced the abolition of its 50-year-old kafala system and exploitative labor practice। कफाला सिस्टम क्या होता है कि अगर आप जॉब करने जाते हैं और वो एकदम जैसे लेबर टाइप की जॉब, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि क्या है कि ये लोग गरीब लोग हैं और पैसे से मजबूर है, तो ये अगर इस टाइप के लोग जॉब करने जाते थे, तो एक कफाला साइन करना होता था उनको। उसके तहत क्या होता था कि देश को छोड़ने के लिए सैलरी वैलरी सब एक क्या होता था, इनका एक तरीके का मालिक होता था, उसके हिसाब से इनको मिलता था। तो वो कफाला सिस्टम जो है सऊदी अरेबिया ने रद्द कर दिया है। 50 वर्ष पुरानी कफाला प्रणाली को एक शोषणकारी श्रम व्यवस्था थी, जिसको समाप्त कर दिया। एक स्लाइड है, शायद मैंने बनाई हुई नहीं बनाई हुई। ठीक, Tuvalu has officially joined the International Union for Conservation of Nature as 90th member। तुवालू करके कंट्री इसने IUCN ज्वाइन किया, उसके अलावा कोई नहीं। अगला क्या, इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम हैज लॉन्च द रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन द scientific collaboration and enabling young Indian mathematician and physicists to undertake research at London Institute for Mathematical Sciences। ये बड़ा फेमस है, अगर मैथ और फिजिक्स में इंटरेस्ट है आपको, तो बड़ी फेमस जगह है लंदन में। ठीक, इसके लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च किया है, ताकि पैसा वैसा दे सकें। अगर यहाँ पे आपको, अगर आप मैथमेटिशियन है या फिजिसिस्ट हैं, गणितज्ञ या भौतिक विद हैं आप, और रिसर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसका नाम है रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम। ठीक, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत युवा भारतीय गणितज्ञों और भौतिकविदों को लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज में शोध करने का अवसर मिलेगा। India has become the first non-NATO country to participate in exercise Oceans की 2025 हेल्ड इन स्पेन। पहली गैर नेटो कंट्री बन गई है जो कि इस ओशियंस की एक्सरसाइज 2025 में स्पेन में उसमें पार्टिसिपेट करने वाली इंडिया पहली गैर नॉन नेटो कंट्री बन गई। नेटो क्या है, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, ये एक तरीके का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो मेंबर कंट्रीज है, एक देश पे हमला हुआ, आर्टिकल 5 इसका है, आर्टिकल 5। इसमें किसी एक कंट्री पे हमला हुआ तो माना जाएगा पूरे पूरे नेटो पे हमला हुआ है और नेटो उसका जवाबी कार्रवाई करेगी। फिर से 99 रुपीज में लेक्चर खत्म, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, 99 रुपीज में एमसीक्यू मिलेगी आपको, सॉरी एमसीक्यू नहीं मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा आपको। 15 मॉक टेस्ट हैं आपको, ठीक, 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, और डिटेल सोल्यूशन मिलेगा आपको मात्र 99 रुपीज में। ठीक, जेपीएससी पेपर 2 के लिए इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जेपीएससी पेपर 1 के लिए इंग्लिश हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा। ठीक, 99 रुपये। फुल अगर जीएस2 की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट वीडियो लेक्चर वगैरह और इंटर्नशिप वगैरह है, ठीक, और मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं आप, तो मंथन करके है, क्या है, टेस्ट सीरीज है। हम आपको इवेलुएट करके बताएंगे क्या गलती आपने सुधारी है। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे और नाइट जो भी है आपका।